यहाँ पे ना। हेलो हेलो। कुछ। हम्म। नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि जानते हैं कि 5 बजते ही आपका 6 to 8 की क्लास प्रारंभ हो जाती है। तो आज जो है लगातार आपका प्रैक्टिस चल रहा है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, चैनल से जुड़ जाइए। आज का जो प्रश्न रहने वाला है वो किस लेवल पर रहेगा और आपकी तैयारी कितनी है यह भी आपको समझ में आ जाएगा। और टीआरई 4 जो है आपके टीआरई 3 के बाद, जैसे ही टीआरई 3 का रिजल्ट सारे आ जाएंगे उसके 1 महीने बाद लगभग आपका टीआरई 4 आ जाएगा। और मैं बार बार कहता हूं मेरे प्यारे साथियों, सबसे ज्यादा अगर कंपटीशन है 1 से लेकर 12 तक के मतलब तैयारी करने में बिहार के लिए, तो सबसे ज्यादा 6 to 8 में है। क्योंकि वहां पे केवल एक परीक्षा होती है जिसके आधार पे चयन होता है, और उसमें बीएड और सीटेट मांगता है। अब प्राय बहुत अधिक बच्चे सीटेट वाले हो गए हैं, इसलिए कंपटीशन का लेवल बढ़ जाता है, मेरिट इसकी हाई जाती है। इसीलिए आपके लिए हम पर डे 5 बजे, मैं सुचित सर आपके लिए 6 to 8 हिंदी प्रैक्टिस नंबर आज 4 है। कोई भी जानकारी चाहिए तो 96 28 95 92 37 या 83 18 48 92 91, ये 2 नंबर है, आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं। ठीक। मुझसे अगर बात करना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, तो मैं आपको इस नंबर पे कॉल करेंगे तो मैं आपसे बात कर लूंगा। तो चलिए फिलहाल में अब जो है सीधे आते हैं प्रश्न में। बीपीएससी टीआरई 4 है, फैकल्टी सुचित सर हैं, यानी मैं। ठीक। जहां पर आपको क्या क्या मिलेंगे, आपको लाइव क्लासेज मिलेगा, लाइव क्लासेज मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो है आपको लाइव क्लासेस के अलावा आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। चलिए अब आते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न अगर हम पढ़ेंगे, पहला प्रश्न, चैनल को प्लीज लाइक कर दिया करिए। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, 50% साहित्य और 50% व्याकरण, दोनों से प्रश्न आएंगे। साहित्य और व्याकरण से दोनों से प्रश्न आएंगे। आप 9 से 10 का देखेंगे तो वहां पे थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ पे पुराना पेपर देखेंगे टीआरई 3 का जो आपका हुआ था, टीआरई 1 2 का भी देखेंगे तो 50-50 लगभग व्याकरण और साहित्य मिला के आते हैं। तो हमें दोनों पढ़ना है। तो अब आप लोग से एक निवेदन का, आप लोग उत्तर जरूर दीजिए। आप लोग उत्तर बहुत कम देते हैं, सुनना नहीं है, उत्तर देना है आपको। तो पढ़े फारसी बेचे तेल, या देखो कुदरत का खेल। और आज के जमाने में यह बहुत प्रासंगिक भी है। जो योग्य व्यक्ति हैं उनका कोई पूछ नहीं है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे फेमस हो जाते हैं, एक रील बना के फेमस हो गए। आपने बिहार का देखा था, 2 लाख रुपया दे के एक लोग पहुंच गए थे, फेमस हो गए आपका आईपीएस बनने। तो शिक्षित होकर बेकार रहना, योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, विद्या का अपमान करना, फारसी पढ़े लोगों को प्रायः तेल बेचना पड़ता है। तो यह आपका प्रश्न था, और जल्द से जल्द आपको जवाब देना है इसका। और देखना है कि आपके कितने उत्तर सही होते हैं, आज देखना है ये। तो यहाँ पर शिक्षित होकर बेकार होना, योग्यता होते हुए भी व्यवस्था कारण निम्न स्तर का कार्य करना। ठीक है, यहाँ पर आपका शिक्षित होकर बेकार होना नहीं होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, समझिएगा, बारीकी समझिएगा। पढ़े फारसी बेचे तेल, मतलब जो जिस हिसाब से आपकी पढ़ाई है उस हिसाब से आप कार्य नहीं कर रहे हैं, मतलब कि योग्यता होते हुए भी व्यवस्था कारण आप निम्न स्तर का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए यह जो बी विकल्प है यह सबसे उपयुक्त विकल्प है। तो समझ गए। तो पहले का क्या हो जाएगा, पहले कुछ लोग जो है शिक्षित होकर बेकार रहना, बहुत बच्चे ये लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमें समझना होगा बारीकी से कि पढ़े लिखे फारसी तेल। देखिए पढ़े फारसी मतलब यहाँ पे पढ़ाई तो की है लेकिन तेल बेच रहा, मतलब पढ़ाई तो कर रहा है लेकिन पढ़ाई के अनुसार इसका काम नहीं। जो पढ़े लिखे वर्ग होते हैं वो तेल नहीं बेचते ना। ठीक। इसलिए योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। ठीक, बाकी तो तीनों विकल्प असंगत हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बढ़िया है, आपको बताना है, बहुत बार पूछा गया है। फटाफट। क्या है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन क्या कहलाता है? कई बार पूछा गया है। आंसर क्या है?
आंसर है हौदा। आंसर क्या साथियों? हौदा। तो हाथी का पीठ, हाथी आप लोग देखे होंगे, हाथी के पीठ पर रखे जाने वाला आसन को क्या कहते हैं? हौदा कहते हैं। ये वन लाइनर बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। हाथी के पीठ पर रखने वाले क्या कहते हैं? हम बोलते हैं हौदा। अब घोड़े की पीठ पर रखने वाली गद्दी क्या कहती है? जीन। घोड़े की पीठ पर रखे जाने वाली गद्दी। देखिए आपका एक प्रश्न यहां से तैयार हो जाएगा कि घोड़े की पीठ पर रखे जाने वाली गद्दी को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। देखिए एक प्रश्न आपका यहां से तैयार, मान लीजिए हौदा नहीं पूछा, जीन पूछ लिया, तो आपको वो आना चाहिए, ठीक। इसके अलावा लोहे के जाल का जो कवच होता है उसे बख्तर कहते हैं। लोहे के जाल का जो कवच होता है, लोहे के जाल का कवच क्या कहलाता है? आपका बख्तर कहलाता है। तो यहां से तीसरा प्रश्न तैयार हो जाएगा, ठीक। और काठी जानते होंगे, जो घोड़े के ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, उसके लिए काठी का होता है। ऊंट और घोड़े के पीठ पर कसने वाली जीन, ऊंट और घोड़े के पीठ को कसने वाली जीन, वाली जीन क्या कहलाएगा? काठी कहलाएगा। तो यहां से हमारा 4 प्रश्न तैयार हो गया है। मान लीजिए आपसे कोई ये पूछ ले, हौदा तो हाथी के पीठ पर रखे जाने वाला आसन हौदा कहलाता है, लेकिन पूछ ले कि भैया जीन किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि घोड़े की पीठ पर रखे जाने वाली जो गद्दी होती है उसे हम जीन कहते हैं। काठी जो होता है, ऊंट और घोड़े के पीठ को कसने वाली जो जीन कहलाती है उसे काठी कहते हैं। बख्तर जो होता है वह लोहे के जाल का कवच होता है। तो यहां देखिए आपके कितने प्रश्न तैयार हो गए? 4 प्रश्न आपके तैयार हो गए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से शब्द और उसके सही अर्थ का एक युग्म गलत है। देखिए यह प्रश्न हमेशा बहुत बार पूछा गया है और हम प्रश्न के जल्दीबाजी के कारण या प्रश्न को हम नहीं पढ़ते हैं तो प्रश्न को हम गलत कर देते हैं। तो जब प्रश्न, देखिए मेरे प्यारे साथियों एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा, प्रश्न को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। ऑनलाइन जब पेपर होता है तो एक बार क्या होता है कि आपने प्रश्न को गलत कर दिया तो पुनः आप जो है सही कर सकते हैं। ऑफलाइन पेपर में अगर आपने किसी में गोला गलत भर दिया तो फिर आप उसको सही नहीं कर पाएंगे। तो सरल प्रश्न गलती से भी गलत ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक बताना है, युयुप्सु युद्ध करने की इच्छुक, मुमुक्षु मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा, जिज्ञासु जानने की इच्छा वाला, और तितिर्षु तप करने में संलग्न। एक गलत है, 3 सही है। यहाँ पे आपके 3 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। इसके आधार पे आपके 3 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो देखिए युयुप्सु मतलब क्या होता है? युद्ध करने की इच्छुक, बिल्कुल सत्य बात है। आपका एक प्रश्न यहां से तैयार हो जाएगा। मुमुक्षु मतलब मोक्ष प्राप्ति का अभिलाषी, ये आपका प्रश्न तैयार हो जाएगा। जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा वाला। देखिए यहाँ 3 विकल्प आपके ऐसे ही तैयार हो गए। 3 विकल्प देखेंगे तो 3 विकल्प आपके ऐसे ही तैयार हो गए। 3 प्रश्न आपके ऐसे तैयार हो गए। 3 प्रश्न आपके ऐसे तैयार हो गए। चौथा गलत है। चौथा क्या है? गलत है। तितिर्षु मतलब क्या होता है? तैरने की इच्छा करने वाला। तैरने वाला नहीं, तैरने की इच्छा करने वाला तितिर्षु, या ध्यान रखिएगा, तैरने की इच्छा करने वाला, तैरने की इच्छा करने वाला, तैरने वाला नहीं। कई बार हम गलत कर देते हैं कि तैरने वाला लिख देते हैं। नहीं साथियों, तैरने की इच्छा करने वाला अर्थात उसके लिए एक शब्द क्या है? तितिर्षु है। तो तब करने के लिए प्रयोग नहीं होगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपका डी विकल्प आपका उत्तर हो गया। डी विकल्प क्या हो गया? उत्तर हो गया। तो प्रश्न को देखो, थोड़ा सा बारीकी से पढ़ेंगे तो हमें सब आ जाएगा। बस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है आपका। और तप करने को क्या कहते हैं? तपस्वी कहते हैं। अगर तप करने में संलग्न के लिए क्या होगा? तपस्वी होगा। जो तपस्वी होते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? तप करने में संलग्न होता है उसके लिए एक शब्द है तपस्वी। समझ में आ गया? तो यहाँ पे कितने सारे, 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न, मतलब एक विकल्प से आपके 4-4, 5-5 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। इस प्रकार का प्रश्न हम लेके आते हैं ताकि 20 क्वेश्चन हो तो 20 चौके 80, मतलब आप 70-80 क्वेश्चन कर जाएं।
शुद्ध अशुद्ध बहुत पूछा जाता है आपके 6 to 8 में। शुद्ध अशुद्ध से कई सारे प्रश्न आते हैं, लगभग 5 से 6 प्रश्न शुद्ध और अशुद्ध के आते हैं बीपीएससी 6 to 8 में। तो यहाँ पर पूछा है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसका मतलब 3 अशुद्ध है, ये पकड़ने में आसान हो जाता है। मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूं, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूं, मैं आपकी सौजन्य पर मुग्ध हूं, इनमें से तीनों वाक्य अशुद्ध हैं। बताना है आपको साथियों इसका क्या होगा। आप लोग प्लीज उत्तर दिया करिए, तो मुझे थोड़ा ज्यादा खुशी होगी कि आप लोग उत्तर दे रहे हैं। तो यहां पे ये अशुद्ध है, सौजन्यता क्या है, अशुद्ध है, यहां से गलत हो गया। सौजन्य गलत हो गया, यहां से गलत हो गया, यहीं से आपने पकड़ लिया, तो आंसर क्या जाएगा, बी हो जाएगा कि मैं आपके सौजन्य पर मुक्त हूं, मुग्ध हूं। यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य, क्या है, शुद्ध वाक्य है। यह आपका क्या है, शुद्ध वाक्य है। ठीक, यह आपका शुद्ध वाक्य। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैंने क्या कहा, आपका शुद्ध अशुद्ध से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, 3 गलत है, 1 सही है। मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया, प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपए मिले। तो यहाँ पे शुद्ध तय करना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहां देखेंगे कि यहां पर खाया जो है, इसके स्थान पे खाए होना चाहिए था, तब यह शुद्ध होता, इसलिए अशुद्ध हो गया। ठीक, इसलिए क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। सबसे जो शुद्ध आपका है बी है, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, सबसे शुद्ध आपका यह है। इतने में हल्की हल्की, ये यहां हल्की वजह से गलती हो गया। ठीक, अगला प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो समझने योग्य न हो, जो समझने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द क्या है, उद्दाम, अबूझ, हे और लोच। 4 विकल्प है, 4 विकल्प को देख के बताना है कि क्या होगा। तो यहां पर तो सीधा सा क्या हो जाएगा, आपका अबूझ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अबूझ। अबूझ मतलब जो समझने योग्य न हो उनको हम क्या कहेंगे, अबूझ। उद्दाम मतलब क्या है, जिसे बंधन में न बांधा जा सके, जिसे बंधन में न बांधा जा सके, न बांधा जा सके, न बांधा जा सके, जिसे बंधन में न बांधा जा सके, उसके लिए क्या है आपका बी विकल्प का। तो कंचन जी एक काम करिएगा, जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो, प्लीज आप लोग जो भी उत्तर दीजिए, जैसे 6 है, 6 क्वेश्चन चल रहा है ना, 6 का जो भी हो, ए बी सी हो, तो आप लोग इससे देंगे तो मुझे भी आइडिया लग जाएगा कि आप लोग किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ठीक, तो अबूझ तो हो गया, उत्तर आ गया। उद्दाम मतलब जिसे बंधन में न बांधा जा सके, उसके लिए क्या हो जाएगा, उद्दाम हो जाएगा। अगला जो है हे, जो त्यागने या छोड़ने योग्य हो, जो त्यागने या छोड़ने योग्य हो, त्यागने या छोड़ने योग्य हो। यहां मैंने क्या कहा कि आपके प्रश्न भले एक हैं लेकिन बहुत सारे आपके तैयार हो जाएंगे। और लोच मतलब क्या होता है, वह गुण जिसके कारण कोई चीज दबाने पर दब जाती है और दबाव न रहने पर फिर समान हो जाती है। लोच मतलब क्या होता है, वह गुण जो परिस्थितिवश दब जाती है और समान होने पे फिर से दबाव हट जाता है। ठीक, तो वह आपका लोच हो जाएगा। तो इसको मैं मिटा दूं, नहीं तो आप लोग इसी समझ बैठोगे। ठीक, लोच हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नहीं आंसर तो आपका ये है, ये मतलब अबूझ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, मधुप किसका पर्यायवाची है, मधुप किसका पर्यायवाची है, मधुप किसका पर्यायवाची है, अनंग का, भृंग का, कुसुमाकर का, द्विज का। तो यहां पर पर्यायवाची से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, साहित्य से भी पूछे जाएंगे, समाज से भी पूछे जाएंगे और
6 to 8 का जो आपका पाठ्यक्रम है मैंने उस पर एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप कहेंगे सर एक बार पुनः वीडियो बना दीजिए क्या सिलेबस है, तो मैं पुनः वीडियो बना दूंगा। ठीक। और 6 to 8 की वैकेंसी आपकी जो है बहुत बेहतरीन आने वाली है इस बार TRE 4 में। तो प्लीज आप लोग इस बार TRE 4 में सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि TRE 5 का कोई कल्पना नहीं है कि आएगी कि नहीं आएगी। प्रश्न है मधुप। तो मधुप क्या हो जाएगा? मधुप का जो है पर्यायवाची भृंग होता है। पर्यायवाची क्या होता है? भृंग होता है। मधुप का जो पर्यायवाची होता है सात का सी, मधुप का क्या होगा? पर्यायवाची भृंग होगा। ठीक है, शायद मैं कुछ पर्यायवाची और लिख दूंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मधुप मतलब क्या होता है। भ्रमर, अली, मधुकर, भ्रमर, अली। अब देखिए यहां ध्यान रखिएगा, अगर बड़ी हो जाएगा अली तो सखी हो जाएगा। देखिएगा बहुत ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है। अगर अली रहेगा, छोटी मात्रा रहेगी, तो वह आपका भंवरा हो जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। इस चीज का साथियों मेरे बहुत विशेष ध्यान रखिएगा कि ये भी परीक्षा में पूछ लेता है। अगर बड़ी अली है मतलब बड़ी मात्रा है तो सखी। अब कैसे पकड़ेंगे? इस सखी में बड़ी मात्रा होता है, तो यहाँ भी बड़ी मात्रा है, बड़ी ई बड़ी ई। तो ये ट्रिक है, आप पकड़ लीजिएगा, दोनों जगह बड़ी ई है। ठीक। भ्रमर, अली। ठीक। इस चीज का भौरा, बहुत सारे पर्यायवाची इसके हैं, देख सकते हैं। मधुकर, मधुराज, सठपद, मधुकर, मधुराज, सठपद एक बार पूछ लिया था, सठपद, सठपद, सठपद। ये सब क्या है आपके पर्यायवाची? किसके हैं? भौरे के पर्यायवाची हैं। भ्रमर, अली, अली नहीं, अली मतलब सखी होता है, विशेष ध्यान रखिएगा। मधुकर, मधुराज, सठपद मतलब 6 पैर होता है ना इसके, तो सठपद इसका नाम दे दिया गया है। तो सठपद कई बार पूछा गया, सठपद किसका पर्यायवाची है? तो आप भृंग, तो भृंग देखिए आप याद कर लीजिएगा, मधुप याद कर लीजिएगा। तो देखिए आप भृंग, मधुप, तो कितने सारे आपके तैयार हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। मेढक के पर्यायवाची हैं, मेढक के पर्यायवाची हैं हरि, पालक, सालूर, लातूर, दादुर, केहरी, मंडूक, वर्षाभू। तो नाम में बहुत कुछ छिपा हुआ है, नाम से आपने पकड़ लिया होगा। मंडूक, वर्षाभू, आठ कटी पकड़ लिया, आठ कटी पकड़ में आ गया ना। वर्षाभू, वर्षाभू मतलब वर्षा से पकड़ लेंगे। दादुर, दादुर और भेक। अब देखिए नया पर्यायवाची है भेक। भेक और दादुर हो सकता है आपको ना मालूम हो सकता है आपको मंडूक मालूम हो, वर्षाभू मालूम हो, दादुर और भेक ना मालूम हो। तो इसको जरूर लिख लीजिए, जो चीज आपको नहीं लगे उसको जरूर कॉपी पेन लेकर बैठा करिए मेरे प्यारे साथियों, ताकि जो है लिखते भी रहिए, जो चीज नहीं हो उसको लिखते भी रहा करिए आप लोग। तो यहाँ मंडूक, वर्षाभू, दादुर, भेक ये मेढक के पर्यायवाची हो गए। अगला है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। पायस, पावस, बहुत अच्छा प्रश्न है। पायस, पावस, तो बताना है कि पायस पावस का अर्थ क्या है। पाना, पैर, पाना, वर्षा, खीर, वर्षा ऋतु, खीर और पैर, ये विकल्प आपके दिए गए हैं। इस विकल्प को बताना है कि इसका आंसर, सटीक आंसर क्या होगा इसका। ऐसे ही प्रश्न आपको बीपीएससी TRE 3 के 6 to 8 में, बीपीएससी TRE 4 के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक। तो यह चैनल, यह क्लास पर डे मेरे प्यारे साथियों 5 बजे चलती है। 5 बजे शाम को यह क्लास आपको पर डे मिलेगी, जहां पे अभी आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। अगर आपको यह बैच चाहिए, इस बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं आप 6 to 8 के लिए, तो 96 28 95 92 37
पे कॉल करके आप इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए 9 का सी, खीर और वर्षा ऋतु। जिन्होंने खीर और वर्षा ऋतु दिया बहुत अच्छा जवाब है। कंचन 9 सके, हाँ बहुत अच्छा आपका। ठीक, यहाँ पर पायस मतलब खीर, पावस मतलब वर्षा ऋतु। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, कान्हा शब्द क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कान्हा शब्द क्या है? तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, अर्ध तत्सम है और अर्ध तद्भव है। तो यहाँ पर अगर तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज की बात की जाए तो यह किसके आधार पर बांटे गए शब्द के भेद? यह उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, आधार पर शब्द के भेद। कई बार परीक्षा में पूछा गया है शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद। कितने प्रकार के होते हैं साथियों? 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा है विदेशज। परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कुल कितने भेद होते हैं? तो कहेंगे सर 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। तत्सम मतलब संस्कृत के जो शब्द आज भी प्रयोग किए जा रहे हैं वे तत्सम कहते हैं। तद्भव मतलब क्या होता है? संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग समय के अनुसार बदल गया है। ठीक। देशज मतलब देश प्लस ज, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में ही हुई हो लेकिन उनकी उत्पत्ति का कुछ पता न चला हो। और विदेशज ऐसे शब्द जो हम विदेशी शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, तुर्की, जापानी, चीनी। ठीक, तो यहाँ पे कान्हा शब्द पूछा है। रस का सी, तो क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। कान्हा क्या हो जाएगा? अब कान्हा का तत्सम क्या बनेगा? कृष्ण बनेगा। याद रखिएगा, क्या बनेगा? कृष्ण बनेगा। इस चीज को विशेष याद रखिएगा। ठीक, तो कान्हा और कृष्ण, तो कान्हा क्या हो जाएगा? तद्भव है और तत्सम क्या है? कृष्ण हो गया। तो मैंने आपको यह भी बता दिया। आपका यहां से भी प्रश्न पूछेगा तो आप यहां से भी कर ले जाओगे। अगला प्रश्न है साथियों, ये मेरा बैच है, मैं पुनः बता दे रहा हूँ, बीपीएससी टीआरई 4 फैकल्टी सुचित सर यानी मैं। ठीक, पर डे या क्लास 5 बजे मिलेगी, तो इसमें सारी चीजें आपके जुड़ी हुई हैं। ठीक, उर्दू बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उर्दू शब्द कहाँ का है? उर्दू शब्द फारसी का है, अरबी का है, पश्तो है, तुर्की है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तुर्की शब्द, उर्दू शब्द कहाँ का है? तुर्की का है। अरबी फारसी मत लगा दीजिएगा, गलत लगा रहे ना। अरे फारसी मत जाना, तो बहुत बच्चे लगा देंगे उर्दू शब्द फारसी के लगा देंगे। मुझे पता था कि आप लोग इसमें गलत कर सकते हो, लेकिन अब मत गलत करिएगा। उर्दू जो शब्द है वह तुर्की का शब्द है। कहाँ का शब्द है? तुर्की का शब्द है। तो इस प्रश्न को बहुत दिमाग में बैठा लीजिए कि अरबी फारसी का नहीं है। ठीक, कहाँ का है आपका? तुर्की का है। इसमें गलीचा, चाकू, चम्मच, लाश, गलीचा, चाकू, चम्मच, लाश, ये सब कहाँ के शब्द हैं? ये सारे शब्द जो हैं आपके तुर्की के हैं। तो मैं जब पढ़ाऊंगा आपको विदेशी भाषा का, तब मैं सारे बताऊंगा कि तुर्की में क्या क्या आते हैं, अरबी में कौन कौन शब्द आते हैं, फारसी में कौन कौन से आते हैं, पश्तो में कौन कौन से आते हैं, अंग्रेजी में कौन कौन से आते हैं। जब मेरी क्लासेस चलेंगी, जब मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, ये तो अभी तो प्रैक्टिस है ना, केवल ये तो केवल क्वेश्चन हम करा रहे हैं। जब आप थ्योरी पढ़ने आएंगे मुझसे, तो वहाँ ये सब सारी चीज़ें ट्रिक के माध्यम से, किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से। ऐसा ट्रिक बता दूंगा कभी आप दोबारा भूलोगे नहीं। ट्रिक के माध्यम से मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक,
लालटेन शब्द क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। लालटेन शब्द क्या है? देशज है, तद्भव है, विदेशी है और तत्सम है। ये प्रश्न अच्छा है, इसमें देखूंगा आपका क्या रहेगा उत्तर। लालटेन शब्द कहाँ का है? लालटेन शब्द कहाँ का है? प्रश्न नंबर 12 है। तो लालटेन शब्द, हाँ ये अच्छा प्रश्न है। अब देखूंगा मैं, आपको उत्तर देख लूँ फिर जब मैं जवाब दूं, नहीं तो फिर मैं तो जवाब दूंगा ही जिसके लिए मैं आया हूँ। चैनल को प्लीज जो लोग जुड़े हैं लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको यह क्लास रोज दिखने लगेगी, नोटिफिकेशन आपको जाएगा सब्सक्राइब करने से। विजय शर्मा, हाँ तो विजय जी आपसे बस एक निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा जो जो भी प्रश्न का जवाब दीजिए उस प्रश्न को नंबर, जैसे 12 नंबर है ना, ये प्रश्न नंबर 12 है, तो 12 का ए बी सी डी जो भी हो आप उसको लिख के देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे भी। ठीक, तो 12 का ए, तो मुझे लग रहा था कि आप लोग ए जवाब देंगे, लगेगा लालटेन। अब मैं बता रहा हूं यह क्या है आपका मेरे प्यारे साथियों, यह क्या है? विदेशी शब्द है। लालटेन शब्द क्या है? विदेशी शब्द है। मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ, छोटी सी कहानी बताता हूँ, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे कभी कभी जब आप गांव में क्रिकेट खेलते हैं, जो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे होते हैं, तो कोई जब बाहरी बच्चा आता है खेलने के लिए, भैया हमको भी क्रिकेट खिला लो, तो जो वहां का कैप्टन होता है या जो मेन लड़का होता है वो कहता है देखो मैं खिला तो लूंगा लेकिन एक शर्त पे। कहें का? जब मैं बैटिंग दूंगा तभी बैटिंग आपको मिलेगी, और जब मैं बॉलिंग दूंगा तभी आपको बॉलिंग मिलेगी। ये नहीं कि हम बैटिंगों करेंगे पहले बॉलिंगों करेंगे पहले, इस आधार पर नहीं होगा। तो लड़का कहता ठीक ठीक, मुझे केवल खेलने से मतलब है, मुझे खिलवा लो। ऐसे ही क्या हुआ, जो हमारे विदेशी शब्द हैं, चाहे वह अरबी हो, फारसी हो, अंग्रेजी हो, वो जब हिंदी में आई तो हिंदी वालों ने शर्त रखा, भैया देखो तुम भले अंग्रेजी के हो लेकिन तुम हिंदी व्याकरण के अनुसार चलोगे। कहा ठीक है। तो क्या हुआ? लालटर्न। क्या हुआ? ये लालटर्न था, लालटर्न था, तो हम लोगों ने क्या बना दिया? लालटेन बना दिया। लेकिन है तो अंग्रेजी का शब्द ना, है तो अंग्रेजी का शब्द साथियों। अंग्रेजी क्या है? विदेशी है। अब समझ में आया? बहुत मैं बता दूं, ग्लास था, क्या था? ग्लास था। हम लोग क्या बोलते हैं? गिलास बोलते हैं, गिलास। तो गिलास भी क्या है? अंग्रेजी का शब्द है। क्या था? अंग्रेजी का शब्द। अंग्रेजी क्या है? विदेशी शब्द है। अब आपको समझ में आ गया? आइन था, आइन था, हम लोगों ने क्या बना दिया? आईना बना दिया। फारसी का, फारसी या अरबी का, देखिए शायद फारसी का है, देखिए ये हो गया। बहुत सारे शब्द हैं। हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल पढ़ते हैं ना, हम लोगों ने क्या बना दिया? अस्पताल बना दिया, अस्पताल बना दिया। लेकिन है तो अंग्रेजी का शब्द ना, है तो अंग्रेजी का शब्द, भले अस्पताल बना दिया। ठीक, और यह क्या है? अंग्रेजी का है। इसलिए हमको लगता है ना कि लालटेन जो है देशज टाइप का है, देशज टाइप का नहीं है। यह क्या है? आपका अंग्रेजी शब्द का है। ऐसे बहुत सारे शब्द है, ये तो मैं जब पढ़ाऊंगा आपको वहां तो मैं पूरी डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा, अभी तो जल्दीबाजी में बता दे रहा हूँ, वहां पे मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा। देखिए यहाँ पे आपने समझ गया ना कि लालटेन था, हम लोगों ने लालटेन बना दिया। ठीक, तो हम लोगों ने शर्त रख दी, आइन था, कमीन था, कमीना बना दिया। ठीक, हॉस्पिटल था, अस्पताल बना दिया, ग्लास था, गिलास, लेकिन है तो अंग्रेजी ही ना। तो इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा साथियों। ठीक, नहीं तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक, अब उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। ठीक, कि हम लोगों ने अंग्रेजी का शब्द लिया और अपने अनुसार उसको ढाल दिया, लेकिन है तो विदेशी ही ना, है तो विदेशी ही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोई दिक्कत हो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई भी आपको पूछना होगा आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, और आज संभवतः 9-10 का रिजल्ट आ जाएगा, संभावना है 9-10 का रिजल्ट आपका टीआरई 3 का रिजल्ट आपका संभवतः आज आ जाएगा, संभवतः है आज रिजल्ट आ जाएगा, उम्मीद है कि रिजल्ट आपका आ जाए। ठीक, आ जाए, ठीक, आपका आ जाए। ठीक, अगर आएगा तो मुझे आप इंफॉर्मेशन ग्रुप में देखते ही हो। तो यहाँ पर क्या है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो अनुपसर्ग से, देखिए अनुपसर्ग, अनुपसर्ग से बनेगा, अनुपसर्ग से बनेगा, इसको बताना है आपको। यहाँ पे अगर हम देख लें अनुपसर्ग से, तो सबसे पहले उपसर्ग समझते हैं, जो शब्दांश के पहले लगते हैं, शब्द नहीं। हम जितने बच्चों से पूछते हैं वो कहता है जो शब्द के पहले लगते हैं, गलत है, जो शब्दांश के पहले लगते हैं, शब्द नहीं, शब्दांश के पहले लगते हैं, शब्दांश के पहले लगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम उपसर्ग बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। ठीक,
संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। संस्कृत में उपसर्ग क्या होते हैं? 22 होते हैं। यही पर, परा, अन, ठीक है। तो यहाँ पे अन से बना क्या है? अन उपसर्ग से बना सही शब्द बताइए। अन से, अलबत्ता यहाँ पे गलत हो गया। नयन है ही नहीं। 59 उनसे बना हुआ है। अनंत, अन प्लस अंत, अन प्लस अंत, अन प्लस अंत, तो क्या बन गया? अनंत। तो जो डी विकल्प है आपका, जो आपका, तो डी विकल्प आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है आपको? क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं? बता दीजिएगा हमें, ठीक। तो जो शब्दांश के पहले लगते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं, शब्द नहीं, शब्दांश। आप लोग हमेशा शब्द शब्द चिल्लाते हैं, वो गलत है परिभाषा, ठीक। और अन प्लस अंत, ठीक। अगला प्रश्न है, अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है? ठीक। तो यहां मैं बहुत बेसिक रूप में बता दूं समास के विषय में। यहाँ पे क्या है? आपका अव्ययीभाव समास है। क्या है? अव्ययीभाव समास है, ठीक। अब देखिए अव्ययीभाव समास के नियम, बस यही समझा दूंगा। अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास, अब मैं आपको यही समझा दे रहा हूं, देखिएगा भी। नियम नंबर 1, चार नियम में आपको, चार नियम में मैं आपको अव्ययीभाव समझा दूंगा। जो अव्यय से बने हो, अव्यय से बने हो, जो अव्यय से बने हो, ठीक। अव्यय वाले जो शब्द होते हैं वह अव्ययीभाव समास कहलाते हैं। इसीलिए क्योंकि मैं जब आपको समास पढ़ाऊंगा वहां बताऊंगा, बस इसको शॉर्टकट में जान लीजिए, ठीक है। जैसे यथा संभव, यथा संभव, यथा क्या है? आपका अव्यय है। यथा, यथार्थ, ठीक। भरपेट, भरपेट, ये भर क्या है? ये सब क्या है? आपका सब अव्यय है। पॉइंट समझिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? जहां शब्दों को दोहरा दिया जाए, शब्दों को दोहरा दिया जाए, दोहरा दिया जाए, दिया जाए, ठीक, दिया जाए। जैसे हमने उदाहरण लिखा, धीरे धीरे, धीरे धीरे, जहां दो, एक शब्द दो बार आ जाए वहां क्या होगा? अव्ययीभाव। चलते चलते, चलते चलते, ठीक है। रातों रात, रातों रात मतलब रात रात। दिनों दिन मतलब दिन दिन। जहां पर शब्दों को दोहरा दिया जाए, जहां पे शब्दों को दोहरा दिया जाए वहां पे क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव हो जाएगा। तीसरा पॉइंट देखेंगे, अगर हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, तीसरा पॉइंट क्या है? कि जहां पर उपसर्ग वाले शब्द, उपसर्ग वाले शब्द अव्ययीभाव आते हैं। अव्ययीभाव, उपसर्ग वाले शब्द। अब देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ अनु क्या है? अनु उपसर्ग है। अनु क्या है? उपसर्ग है। जो अनु उपसर्ग है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपसर्ग होने के कारण यहाँ पे क्या हो गया? आपका अव्ययीभाव समास हो गया। चौथा जो आपका पॉइंट है, जैसे हमने लिखा प्रत्येक, प्रत्येक, प्रत्येक में क्या है? प्रति उपसर्ग है ना, प्रत्येक। स्वागत, स्वागत में क्या है? सुपसर्ग है, स्वागत, इसलिए अव्ययीभाव हो गया। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चौथा देखेंगे, नदी के नाम के पहले अगर संख्या हो, नदी के नाम के पहले, लिखते भी नहीं आप लोग, संख्या हो, यदि नदी के नाम के पहले संख्या हो, संख्या हो तो द्विगु नहीं होगा, द्विगु न होकर, नहीं तो आप लोग द्विगु लगा देंगे, क्योंकि जहां भी संख्या देखते हैं द्विगु लगा देते हैं। नदी के नाम के पहले संख्या हो, द्विगु न होकर, अव्ययीभाव, अव्ययीभाव। देखिए अव्ययीभाव खत्म हो जाएगा। जैसे साथियों उदाहरण रूप में अगर दिखा दूं आपको तो क्या बनेगा? जैसे पंचगंगा, पंचगंगा। अब पंच क्या है? संख्या है। पंच क्या है? संख्या है। गंगा क्या है? नदी का नाम है। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु, सप्त क्या है? संख्या है। सिंधु क्या है? नदी का नाम है। तो 4 पॉइंट में आपने पूरा अव्ययीभाव समास समझ लिया। पहला क्या है? कि जो अव्यय से बने हो, जहां पर पहला पद संज्ञा दूसरा पद अव्यय हो, ठीक। यथा संभव, यथार्थ, भरपेट। दूसरा पॉइंट क्या था? जहां शब्दों को दोहरा दिया जाए, जैसे धीरे धीरे, चलते चलते, रातों रात, दिनों दिन, सोते सोते, उठते उठते। उपसर्ग वाले शब्द जैसे अव्ययीभाव कहलाते हैं, जिसमें उपसर्ग लगेगा। इसमें उपसर्ग लगा था, अनु क्या है? अनु एक उपसर्ग है। चौथा पॉइंट है, नदी के नाम के पहले यदि संख्या हो तो द्विगु समास न होकर,
द्विगु समास न होकर के अव्यय हो जाएगा पंचगंगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा वाला जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। पर्णकुटी का समास क्या है? पर्णकुटी में आपका क्या समास है? पर्णकुटी में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुब्रीहि। क्या बनेगा इसका? पत्तों की कुटिया, पत्तों की कुटी, पत्तों की कुटी। तो यहाँ पे का, की, के, रा, री, रे, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। चूंकि संबंध तत्पुरुष नहीं है तो केवल क्या लगाना है? तत्पुरुष लगाना है, केवल क्या लगाना है? तत्पुरुष लगाना है। समझ गए? अगर पूछता कि कौन सा तत्पुरुष है तब आप लगाते संबंध तत्पुरुष। तत्पुरुष के होते हैं ना, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय करण तत्पुरुष, चतुर्थी संप्रदाय तत्पुरुष, पंचमी अपादान तत्पुरुष, षष्ठी संबंध तत्पुरुष, सप्तमी अधिकरण तत्पुरुष। आपको पढ़ाएंगे ना ये सब चीजें। चलिए आगे देखते हैं, आगे प्रश्न क्या है? नैतत्व में संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए आप अभी जो प्रश्न कर रहे हैं, आप व्याकरण का हर एक टॉपिक को यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, हर एक टॉपिक से प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, तो नैतत्व में संधि है न प्लस एतत्, न प्लस एतत्, ना प्लस एतत्, ना प्लस इतत्, नैतत्व। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आंसर क्या हो जाएगा? न प्लस एतत्, अ प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ठीक, कौन सा संधि हो जाएगा? वृद्धि संधि, वृद्धि संधि हो जाएगा ना, वृद्धि संधि हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? अ प्लस ए बराबर आई। चलिए ठीक, अ के बाद कोई असमान, अ के बाद ए आए तो आई हो जाएगा। ठीक, आ के प्लस ओ आता, अ या आ के बाद ओ या औ आता, क्या हो जाता? औ हो जाता। आपको पता ही है नियम इसका। जैसे सदैव, इसका एग्जाम्पल क्या है? सदैव, सदैव। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि ए, देखिए अभी आपका आ गया, नहीं दूसरा है, संधि से ही है, ये परिभाषा पूछ लिया है। यदि ए ओ ऐ औ के आगे कोई भी स्वर हो, इसके स्थान पर क्रमशः ऐ औ आय औ हो जाए तो वह कौन सी संधि कहलाती है? कह रहा है ऐसे, देखिए समझिएगा, अगर इधर ए ऐ ओ और औ हो, ठीक, और उधर कोई असमान स्वर हो, कोई असमान स्वर हो, कोई असमान स्वर हो, तो ए का आई हो जाएगा, ऐ का आय हो जाएगा, ओ का अव हो जाएगा और औ का आव हो जाएगा। यही पूछ रहा है। तो एक ही संधि है आपकी अयादि संधि। क्या है? अयादि संधि। क्या है? अयादि संधि। जैसे ने प्लस अन, यहाँ पे आपका ए है, यहाँ पे आपका अ है, ए और अ मिल क्या हो जाएगा? ए और अ मिल के क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। तो नयन, शयन, नायक, गायक, बहुत सारे इसके उदाहरण आपके हैं। ठीक, बहुत सारे उदाहरण आपके इसके हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। शुद्ध पूछे, बाकी सब शुद्ध है,
सम्राट का सम्राटी, वीरांगना का वीरांगना ही दे दिया गया है, गोप का गोपनी, सुलोचन का सुलोचना। आपको जवाब देना है। आंसर क्या हो जाएगा? ये शुद्ध पूछा है। सुलोचन का सुलोचना होता है, बिल्कुल शुद्ध है। सुलोचन का क्या हो जाएगा? सुलोचना हो जाएगा, बिल्कुल शुद्ध है। यहाँ पे गोप का क्या हो जाएगा? गोपी नहीं होगा, गोपी नहीं, गोप का गोपी। वीर का वीरांगना होता है, वीर का वीरांगना होता है, ये गलत है आपका। सम्राट का सामग्री। ये गी है, सामग्री मतलब यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ सही से। सम्राज्ञी। सम्राट का क्या बनेगा? सम्राज्ञी। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक। हाँ, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर शुद्ध क्या है आपका? सुलोचन का सुलोचना हो जाएगा, गोप का गोपी होगा, वीर का वीरांगना होगा, सम्राट का सम्राज्ञी। तो हो गया, थोड़ा सा सर्दी जुकाम ज्यादा है थोड़ा सा, इसीलिए दिक्कत हो गई, ठीक। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है? कारक आपके 8 होते हैं। कारक कितने होते हैं? आपके 8 होते हैं, ठीक है। कर्ता, कर्म, करण, संबंध, अपादान, अधिकरण, ना ये सब संबंध सब। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। अब क्यों होगा? अपादान की परिस्थिति समझिए, कहाँ कहाँ अपादान होता है। अब आपका गलत नहीं होगा, अपादान कहाँ कहाँ होगा? अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में आपका अपादान होता है जब कोई चीज किसी से अलग होती है। यहाँ क्या हो रहा है? मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, मतलब यहाँ पे अलगाव की स्थिति है। क्या है? अलगाव की स्थिति है, इसलिए अपादान हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है भय या डर में। भय या डर में, जब भय और डर की स्थिति हो तो भी अपादान होता है। जैसे बालक कुत्ते से डरता है, तो यहाँ डरने की स्थिति में क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। बालक कुत्ते से डरता है, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? यहाँ पर तुलना जब करते हैं, अगर किसी से आप तुलना करते हैं तो तुलना में भी क्या हो जाएगा? आपका अपादान हो जाएगा। जब किसी से तुलना करते कहते हैं मैं तुमसे बेहतर हूं, मैं आपसे अच्छा हूं, वो आपसे अच्छे हैं, ये हम तुलना कर रहे हैं, तो तुलना वाली स्थिति में क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। तो अपादान 3 परिस्थितियों में होता है। अब देखिए मैंने आपको कितना डिटेल दे दिया, शायद किसी क्लास में आपको इतना डिटेल मिले, ठीक। ठीक, शायद आपको इतनी सारी चीजें किसी क्लास में देखने को मिलेंगी कि आपको क्वेश्चन के अलावा इतनी सारी व्याख्या दे दी जा रही है कि आपका पूरा नोट्स, इस नोट्स अगर तैयार करना हो तो आपको इसी क्लास में नोट्स पूरा आपका तैयार हो जाए। तो अलग होने के अर्थ में भी अपादान होगा, जिससे कि ये प्रश्न आपका है। भय या डर की स्थिति में आपका अपादान होगा, ठीक। और तुलना में भी अपादान होगा जब तुलना किसी से करते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब तुलना एक से अधिक होती है, जब तुलना कईयों में होती है, तब वहां पे ध्यान, यही तो बेसिक पढ़ना है आपको, यहीं से तो आप लोग का गलत हो जाता है, आप लोग ध्यान नहीं देते हो। जब किसी एक से तुलना की जाती है, मैं आपसे बेहतर हूं, तो अपादान होगा। जब कई से तुलना की जाती है, कई से, कई सारे से, जैसे मुनियों में सबसे श्रेष्ठ हुआ है, ठीक, तब वहां पे अधिकरण हो जाता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में कौन, टेलीफोन पर कौन सा कारक है? संबंध। अब हम लोग ना मे पेपर पे चले जाते हैं, हम लोग मे पेपर पे चले जाते हैं, इसीलिए हम लोग गलत कर देते हैं।
देखिए, क्रिया करण का साधन या उपकरण है, या उपकरण है। ठीक है, तो करण का, यहां पे साधन से कोई चीज साधन, ठीक ठीक, डी नहीं, हाँ करण हो जाएगा। क्रिया करण का जो साधन या उपकरण का प्रयोग करता है, तब वहां पर क्या हो जाएगा आपका करण कारक हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। ठीक, तब आपका करण कारक हो जाएगा। चलिए, सही हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न है, अब देखिए यहाँ भी ये प्रश्न अगर आपने बता लिया तो समझिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर प्रश्न है। कहते हैं ना कि प्रश्न बेहतर में भी बेहतर कुछ प्रश्न मिल जाते हैं, कहते हैं कुछ प्रश्न बेहतर होते हैं और कुछ बहुत बेहतर होते हैं। तो यह प्रश्न बहुत बेहतर वाले में है। ठीक, अगर आपने इस प्रश्न का जवाब दे दिया तो आपकी तैयारी लगेगा, हाँ आपकी तैयारी चल रही है बहुत बढ़िया तरीके से। कहट नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हो नैन ही सो बात। ये न अलंकार पूछा है न रस पूछा है, तो पूछा क्या है भाई, अलंकार रस पूछता तो बता लेते, शब्द शक्ति भी नहीं पूछा है। तो पूछा क्या है, उपयुक्त दोहे में मुख्य क्रियापदों की संख्या कितनी है, ये पूछ लिया है। नए प्रकार का प्रश्न, नए प्रकार का प्रश्न पूछ लिया है। नए तरीके से आपको जवाब देना, 1 2 7 और 8 क्रियापद पूछा है। तो गिनेंगे हम लोग, गिनेंगे कहत नटत रिझत खीझत मिलत खिलत लजियात, खिलत लजियात। यहां पे क्रिया बताना है, क्रिया गिनती करिए कितना हो गया, 1 कहना, 2 3 4 5 6 7, मतलब क्रिया पूछा। देखो कहना एक क्रिया है, कहना कहत मतलब कहना, कहना क्या है, क्रिया है। अब आप इसे पकड़िएगा, नटना मतलब शरारत करना, ये भी क्रिया है। रिजत मतलब खिसियाना, भाई वह खिसिया रहा है, खिसियाना भी क्रिया है। ठीक है, खिजत मतलब गुस्सा दिखाना, वो भी हो रहा है। मिलना, मिलना भी क्या है, क्रिया है। खिलत मतलब मुस्कुराना, वो भी क्रिया है। लजाना, लजाना भी क्या है, क्रिया है। तो ये सब क्रिया है। तो यहाँ पे टोटल अगर देखा जाए क्रिया की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। तो बहुत बेहतरीन प्रश्न था। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए, निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया कौन सी नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं है नहीं, नहीं है, ये सबसे खतरनाक होते हैं। ऐसे प्रश्न ज्यादा खतरनाक होते हैं जो नहीं वाले विकल्प होते हैं। बतियाना, अपनाना, गरमाना, समझाना, ढकियाना। अब देखिए नाम धातु किससे बनता है, जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से जो बनते हैं, विशेषण से बनते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, नाम धातु क्रिया बोलते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण से बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आपका नाम धातु। अब चूंकि क्रिया का एक प्रश्न है, क्रिया को 2 भागों में बांटा जाता है। चूंकि क्रिया का बहुत बेहतरीन चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप मेरे क्लास के अलावा आपको कभी भी दोबारा कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना मैं आपसे वादा करता हूं। इतना सरल तरीके से समझा दूंगा, ऐसे ऐसे उदाहरण दे दूंगा कि परीक्षा में जैसे ही देखेंगे तुरंत आप कर ले जाएंगे। तो देखिए, जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनते हों, यहां पे क्या है कि नाम धातु क्रिया नहीं है। देखिए, अब मैं पकड़ूंगा, हम लोग पकड़ेंगे बात, बात से बतियाना होता है, क्या हो जाएगा,
यह सर्वनाम से बना है। इसका मतलब इसमें भी नाम धातु है। अपनाना, अपना से अपनाना, यह भी आपका नाम धातु है। ठीक। गरम क्या है? विशेषण है। गरम क्या है? विशेषण है। यह भी आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गरम। ठीक। ऐसे देखिए, जब तक प्रश्न हमको नहीं आएगा, जब तक हम डिटेल में नहीं जाएंगे, प्रश्न हमको समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा डिटेल में जाना जरूरी हो जाता है। ठीक। तो यहां पर थोड़ा सा देखने वाली बात है। अब हाँ, तो ये धकियाना, समझाना, गरमाना और बतियाना। ठीक। यहां पर ये विकल्प जो थोड़ा सा दिया हुआ है, मेरे हिसाब से आपका धकियाना जो है, इसका आंसर धकियाना, लेकिन जो कि आंसर जो है आपका अपनाना निकला हुआ है। इस प्रश्न को हम कल देखेंगे। ये प्रश्न आपका आंसर के हिसाब से अपनाना दिया गया है, लेकिन मेरे समझ से ठीक, इस प्रश्न को कल हम देखेंगे। लेकिन धकियाना, धक्का देना, अब देखो दिक्कत इसमें कहां होती है? दिक्कत होती है अनुकरणात्मक ध्वनि में। अनुकरणात्मक और नाम धातु दो ऐसे आपके क्रिया हैं जहां पे बहुत हमें कहते ना कंफ्यूजन हो जाती है। अनुकरणात्मक जो होता है वह साउंड वाली ध्वनियां होती हैं, जैसे थप थप से थपथपाना, थप थप से थपथपाना। ठीक। थप थप करते ना, खटखट से खटखटाना, हिन हिन से हिनहिनाना। जो जो साउंड से जो ध्वनियां तैयार की जाती हैं उन्हें हम अनुकरणात्मक बोलते हैं। जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से तैयार की जाती हैं उन्हें हम नाम धातु बोलते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा साहित्य से भी प्रश्न आपको रहेगा। मैंने कहा था कि भीष्म साहनी के उपन्यास तमस बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, प्रसिद्ध उपन्यास है। इस पे पुरस्कार भी इनको मिला है। कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? भीष्म साहनी का एक उपन्यास है तमस, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी मिला है, मैग्सेसे मिला है या पद्मश्री मिला है। भीष्म साहनी का तमस है। ठीक। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इनको 1975 में दिया गया था। 1975 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में यह दिया गया था। यहां से दो चीज तैयार होंगी। एक तैयार होगा भीष्म साहनी का कौन सा उपन्यास है, तमस है, प्रसिद्ध उपन्यास है, और साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है, और 1975 में इनको पुरस्कार दिया गया था। ठीक। दो चीजें आपको ना है उसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पंजाब सरकार ने, पंजाब सरकार ने 1975 में, सन 1975 में ही, याद रखिएगा ये प्रश्न। देखिए तो अगर थोड़ा डीपली पूछेगा इस चीज को याद रखिएगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा, बस एक सेकेंड रुक जाइए थोड़ा सा। साहित्य शिरोमणि पुरस्कार जो है नाम है, शिरोमणि लेखक, शिरोमणि लेखक, शिरोमणि लेखक पुरस्कार दिया था। शिरोमणि लेखक पुरस्कार दिया था। अब ये प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे कहीं पे, क्योंकि ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी सब बड़े पुरस्कार हैं। तो पंजाब सरकार ने 1975 में ही तमस के लिए ही, तमस के लिए ही पंजाब सरकार ने अपना अलग दिया था।
इसलिए ध्यान रखिएगा, जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए बड़ा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी के लिए इतना मारा मारी बची है। तो आप लोग क्लास को गंभीरता से लें, नहीं तो नौकरी पाने वाले पा जाएंगे, आप लोग ऐसे ही रह जाएंगे। इसीलिए क्लास में इतनी व्याख्या मैं करता हूं, मेरी ऐसी क्लास होती है जहां शायद प्रश्न कम होते हैं, व्याख्याएं बहुत ज्यादा होती हैं। इसलिए विशेष रूप से अगर मैं जैसे अब ये पंजाब सरकार ने 1975 में श्रोमण लेखा पुरस्कार दिया, अगर ये प्रश्न कहीं से आ गया कि तमस के लिए पंजाब सरकार ने भीष्म साहनी को कौन सा पुरस्कार दिया, आप ढूंढते मर जाओगे, आपको कहीं नहीं मिलने वाला है कि ये प्रश्न कहां से आ गया, ये प्रश्न कैसे पूछ लिया। शायद इस क्लास को देखा होता, सुचित सर ने बहुत डीपली पढ़ाया, भले मैं 6 to 8 पढ़ा रहा हूं आप लोगों के लिए, लेकिन लेवल टीजीटी पीजीटी तक का ले जाता हूं ताकि प्रश्न का लेवल 6 to 8 का कठिन से कठिनतम रहे और सरल से सरलतम रहे। तो भी आपको आना चाहिए कि हाँ हमने सुचित सर से क्लास ली है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पत्रिका का संपादन भारतेंदु जी ने किया था। भारतेंदु, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप और ब्राह्मण। निम्न में से कौन सी पत्रिका का संपादन भारतेंदु जी ने किया। भारतेंदु, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप और ब्राह्मण। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में। ईस्वी भी याद करते चलिए, ईस्वी याद करेंगे, ईस्वी भी कभी कभी सन पूछ लेगा तो क्या करेंगे। हरिश्चंद्र मैगजीन और बाल बोधनी, इसके अलावा हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधनी, बाल बोधनी, इनके अन्य पत्रिका थे। ठीक, 1868 में हरिश्चंद्र मैगजीन और बाल बोधनी, इसके अलावा भी आपके इनके पत्र थे। सबके अपने सन है। बाल बोधनी 1874 में था, 1873 में है, एक 71 है, 1873 में और 1874 सन में। सन भी आप याद कर सकते हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छा, आप लोगों ने सन भी बता दिया। भारतेंदु जो है राधाचरण गोस्वामी द्वारा है। भारतेंदु क्या है, राधाचरण गोस्वामी द्वारा है। राधाचरण गोस्वामी, याद रखिएगा, राधाचरण गोस्वामी द्वारा जो है भारतेंदु पत्रिका निकाला गया था। में 1884 ईस्वी में। ठीक, इसके साथ ही साथ ब्राह्मण सबको पता है। हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा किया गया था। हिंदी प्रदीप कहाँ है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा, बालकृष्ण भट्ट द्वारा। प्रताप नारायण मिश्र, कानपुर से थे, प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। यहां से आपके कई सारे प्रश्न आपके देखने को मिल जाएंगे। अगर ब्राह्मण पत्रिका पूछता है तो प्रताप नारायण मिश्र आपको याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। 1882 में था, 1870 में था, 1877 ईस्वी में और 1882 ईस्वी में आपका ये था। ये सब भारतेंदु मंडल के जो है एक खासियत रही है कि भारतेंदु युग में अधिकतर लोग पत्रकार थे। भारतेंदु में कवि के साथ, लेखक के साथ ये लोग पत्रकार भी थे। सारे ये भारत मंडली के लोग हैं। हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, कविवचन सुधा। ठीक, चलिए, प्रेमचंद की ईदगाह कहानी आई है, सबको पता है।
आपने पढ़ी भी है। तो प्रेमचंद की ईदगाह जो कहानी है उसमें हामिद जो है वो लड़का था, चिमटे वाली कहानी पढ़ी होगी। उसकी दादी का नाम क्या था? दादी का नाम बताना है आपको। रिहाना, सबाना, अमीना, सुल्ताना। दादी का नाम बताना है। हाँ, क्लास रोज होती है। सुरेंद्र जी, यह क्लास मैं फिर से बता दूं, यह जो आपका 6 to 8 है, 6 to 8 हिंदी 5 बजे चलती है, 5 बजे। 10-5 मिनट लेट हो गया अलग बात है। पर डे, हर रोज यह क्लास आपकी चलती है। हर रोज 5 बजे शाम को, 5 बजे शाम को यह क्लास चलती है। अगर इस क्लास से ज्वाइन होना है, आपको एक सीट आप कंफर्म करनी है कि हाँ हमारा बीपीएससी 6 to 8 में हम हिंदी के टीचर बन जाए 6 to 8 के टीआरई 4 में, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 9628 95 92 37 यह हमारा नंबर है, ठीक, जिसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। अभी आपको जब आपकी थ्योरी चलेगी उसमें टेक्स्ट बुक चलेगा, पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लासेस चलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, सब कुछ आपको क्लास में मिल जाएगा। तो क्या नाम है? अमीना। पढ़ा होगा ना अमीना, याद आया कुछ? आप लोगों ने पढ़ा होगा, अमीना याद आ गया होगा, चिमटे वाली कहानी। चलिए आज के लिए हम एमपी वर्ग 2 वाले हैं, तो एमपी वर्ग 2 का भी क्लास चलेगा। अभी एमपी वर्ग 2 का फिलहाल में क्योंकि एमपी वर्ग 2 में जो है अभी तक अगस्त में था कि आपका आएगा, मेन परीक्षा जो होनी है वो होनी थी वर्ग 2 वालों के लिए, तो वर्ग 2 के लिए भी क्लास चलेगा। तब तक आप इसको देखते रहेंगे, वर्ग 2 का भी क्लास आपका वहां देखने को मिलेगा। जिस दिन वैकेंसी आ जाएगी उस दिन हम चलाएंगे, क्योंकि हम लोग लगातार वेट कर रहे हैं, बहुत दिन से। अगस्त में उसका कैलेंडर जारी हुआ था आपका, लेकिन अभी तक एमपी एसबी ने नहीं करा पाया, वहां का काम बहुत ढीला है। एक चीज मैं और बता दूं, एमपी का एक इतिहास रहा है, जब भी एमपी वर्ग 2 आएगा मात्र 45 से 50 दिन देगा, 45 दिन या 50 दिन, इतना ही समय मिलेगा एमपी वर्ग 2 के लिए। एमपी वर्ग 2 के लिए इतना ही समय मिलेगा, इतना ही समय आपको मिलेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं एमपी का लगातार, मैं भी एमपी क्षेत्र से हूं, तो मुझे पता है वहां की सारी चीजें। ठीक, हाँ 150। सर पीजीटी हिंदी में, हिंदी का तो पीजीटी हिंदी कहाँ का, थोड़ा ये बताएं, मेंशन करें ना। हर एक स्टेट का पीजीटी है, सबके अलग अलग प्रश्न आते हैं, पैटर्न अलग है, तो थोड़ा सा जो भी प्रश्न पीजीटी के विषय में पूछेंगे तो स्टेट डाल दिया करिए, ताकि मैं बता पाऊं आपको। ठीक सर, पीजीटी हिंदी में हिंदी कितने पूछे हैं? 150 में। ठीक, मैं एमपी से हूँ, रीवा से हूँ, मैं आपके रीवा क्षेत्र से हूँ। ठीक, तो मैं भी वहाँ, बच्चे मेरे एमपी वर्ग 1 वाले में बहुत बच्चे मुझसे पढ़ के गए, जो है ज्वाइनिंग कर लिए बेचारे, बहुत अच्छा था, बहुत मेहनती बच्चे थे। आप लोग मेहनत करिए और एक सीट कंफर्म करिए, चाहे 6 to 8 हो, वर्ग 2 हो, टीआरई 4 में टीजीटी पीजीटी हो या यूपी टीजीटी पीजीटी हो, जहाँ कभी फॉर्म भरे हो या राजस्थान का भरे हो, आप एक सीट को लेके दम कहते ना दमखम लगा दीजिए। तो बाकी जो है प्रश्न वह है, बाकी कल क्लास हम यह चलेगी। ठीक, तो अब हम कल आपसे पुनः 5 बजे क्लास में मिलेंगे, तो 5 बजे जरूर आइए। तो ये बाकी जो प्रश्न हम कल कराएंगे, ठीक, बाकी जो है हम प्रश्न कल कराएंगे आपका। ठीक, तो ये आज के प्रश्न थे। आप लोग को कल से क्या करना है कि अपना क्वेश्चन को बताना है कितने में कितना आपका सही हुआ है। ठीक, तो ये हमारा जो है प्रैक्टिस नंबर 4 है, ये प्रैक्टिस नंबर 4 है, ये 6 to 8 हिंदी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए है। ठीक, प्रैक्टिस चल रहा है, और ये हमारा बीपीएससी टीआरई 4 का पूरा है, जिसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक, तो आपसे हम कल पुनः इसी टाइम पे मिलेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आराम तो मैं बिल्कुल करने को नहीं कहूंगा जब तक नौकरी आपको न मिल जाए।
नौकरी जिस दिन मिल जाएगी तब भी आपको आराम नहीं है, बेरोजगारी का चादर उतर जाएगा। बस ये है, एक सामाजिक प्रतिष्ठा आपको मिल जाएगी। चलिए अब आपसे हम विदा लेते हैं, फिर आपसे मिलेंगे कल 5 बजे। तो कल 5 बजे आप लोग उपस्थित रहिएगा। तब तक धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।